हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आ गए अपने लेक्चर के साथ रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इस वक्त हम पढ़ रहे हैं और उसका ही अपना अगला लेक्चर जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइन। सर हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ा था और इसमें हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइंस पढ़ी थी। जैसे यहाँ पर रोटेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ा था, इससे पहले हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रा में कुछ इस तरह से ट्रांजिशंस के बारे में भी जाना था कि सर ट्रांजिशंस क्या होते हैं और इनमें जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो एनर्जी डिफरेंस कैसे होता है। ये सारी की सारी चीजें जो है हमने जान रखी थी भैया ना। अब जान रखी थी तो यहां पर जो हमारे पास रोटेशनल लेवल होते हैं, जो हमारे पास रोटेशनल लेवल होते हैं, इनमें इंटेंसिटी क्या होती है। सर आप बात करेंगे सर इंटेंसिटी क्या होती है। चलो एक काम करते हैं, तो उससे पहले हम एक छोटी सी चीज जान लेते हैं, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं ना। सर छोटी सी चीज वैसे आपको पता होगी, आप कहेंगे सर बार बार बताते हैं। बार बार इसलिए बताते हैं कि जो लोग डायरेक्टली इस लेक्चर से जुड़े हो तो उन्हें पता तो होना चाहिए कि कंप्लीट सारे के सारे लेक्चर्स इधर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कंप्लीट सिलेबस आपको कराया जा रहा है, तो भाई सबको पता होना चाहिए ना। तो जो लोग बीएससी 4th सेमेस्टर कर रहे हैं, जरूरी नहीं बीएससी वाले, अगर आप एमएससी में आपका सिलेबस मैच करता है या किसी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये लेक्चर्स बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। स्पेशली वैसे बीएससी 4th सेम के लिए कर रहे हैं। क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक उसका नाम है और हमारे पास ये सारे के सारे 8 यूनिट भाई आपको दे रखे हैं, ठीक है। इनमें से एटॉमिक स्ट्रक्चर, एलिमेंट्री, क्वांटम मैकेनिक्स, ये दोनों यूनिट हम कवर कर चुके हैं और इन दोनों के क्लास नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस पर अपलोड कर दिए। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और आपको लगता है सर मुझे वहां से डाउनलोड नहीं करने, मुझे तो अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं आपके पढ़ाने के साथ साथ, तो आप वो भी बना सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी इस वक्त हम पढ़ रहे हैं, इस वक्त हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं। ये यूनिट 3 है हमारी और इसमें हमारे पास बहुत सारे टॉपिक हैं और यहाँ पर मेन टॉपिक्स की बात करते हैं। वैसे तो सारी चीजें पढ़ चुके हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रम, वाइब्रेशनल और रमन, ये 3 टाइप के स्पेक्ट्रा में पढ़ रहे हैं। तो रोटेशनल सर हमारा चल रहा है और रोटेशनल स्पेक्ट्रम में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली। एक्चुअल में रोटेशनल होता कैसे है, क्यों होता है, किन रेडिएशंस की वजह से होता है, वो सारी चीजें जान चुके हैं। यानी पूरा का पूरा रोटेशनल स्पेक्ट्रा समझ चुके हैं। कौन रोटेशनल स्पेक्ट्रा दिखाता है, कौन नहीं दिखाता, ये भी जान चुके हैं। सर रोटेशनल स्पेक्ट्रा में डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का रोटेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ा, उसकी एनर्जी क्या होती है ये भी जाना और उसमें एनर्जी डिफरेंस क्या होता है ये भी जाना। लास्ट में हमने रोटेशन उसका सिलेक्शन रूल भी जाना था और रोटेशनल स्पेक्ट्रा हमने बना लिया था। अभी हमें जो जानना है, हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, वो हमारा एक और टॉपिक है जिसका नाम है भाई रिलेटिव इंटेंसिटी। हमें जानना इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब जानता है, उसके बाद इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे मान लीजिए भाई मेरे पास में ये रोटेशनल एनर्जी लेवल है, ये मेरे पास में रोटेशनल एनर्जी लेवल है। सपोज मैंने मान लिया ये जे इक्वल टू 1 है, जे इक्वल टू 2 है, जे इक्वल टू 3 है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसा करता हूं, ये जे इक्वल टू 0, जे इक्वल टू 0, 1, 2, 3 इस तरह से है ना। अब अगर हम आपको बताएं भाई रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोप में कौन सी वाली वेव यूज होती है, कौन सी वाली वेव यूज होती है, तो हम करेंगे सर माइक्रोवेव यूज होती है। और शुरुआत में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, जब मैं पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बता रहा था तो हमने ये कहा था सर जब हम कॉस्मिक रेज से रेडियो वेव की तरफ जाते हैं तो एनर्जी हमारी बहुत कम होती चली जाती है। हाई एनर्जी वेव कौन सी होती है, कॉस्मिक। इनसे कम एनर्जी की वेव होती है गामा, इनसे कम होता है एक्स रेज, फिर कम होता है यूवी, फिर विजुअल। सर विजुअल कुछ नाम सुना लग रहा है, बिल्कुल भाई जो रेज हमें दिखाई देती है जिनकी वजह से हम देख पा रहे हैं ना, जो सनलाइट से जो रेज हमें दिखाई देती है दैट इज विजुअल रेज। तो इनकी एनर्जी आपको पता है कितनी होती है। आईआर की एनर्जी विजुअल से कम होती है वैसे, और आईआर से भी कम होती है माइक्रो की, और माइक्रो से भी कम होती है रेडियो की। तो हम एक चीज बोल सकते हैं सर जो माइक्रोवेव है इनकी एनर्जी एक्चुअल में बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। और इनका काम क्या होता है, मॉलिक्यूलर रोटेशंस का। इसका मतलब सर कम एनर्जी में हमारे मॉलिक्यूल रोटेट कर सकते हैं, एग्जैक्टली कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मतलब कहने का मेरा केवल यहां पर यह था कि कम एनर्जी पर रोटेशनल स्पेक्ट्रा हमारा मिल जाता है। सर अगर मान लीजिए नॉर्मल टेम्परेचर की अगर हम बात करें, नॉर्मल टेम्परेचर की, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल, जरूरी नहीं अगर आप
किसी और स्पेक्ट्रा में देखो, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रा में देखो, आईआर स्पेक्ट्रा में देखो, तो रूम टेम्परेचर पर अगर आप देखोगे तो ग्राउंड स्टेट पर ज्यादा के ज्यादा मॉलिक्यूल आपके कहां मिलते हैं, ग्राउंड स्टेट पर। लेकिन अगर आप यहां देखते हो, कहां देखते हो, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो एट रूम टेम्परेचर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपके एक्साइटेड स्टेट में मिलते हैं एट रूम टेम्परेचर। तो मैं इसको लिख भी सकता हूं, एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर many molecules, many of the molecules found at excited state, excited state पर मिलते हैं, एक्साइटेड स्टेट पर मिलते हैं। मान लीजिए मैंने मान के चलिए सर यहां पर मेरे 100 मॉलिक्यूल्स हैं, यहां पर मेरे 100 मॉलिक्यूल्स हैं, हो सकता है यहां पर सर 70 मॉलिक्यूल्स हो J = 1 पर, हो सकता है ऊपर आपके कितने हो 50 मॉलिक्यूल्स हो सकता है ऊपर 10 मॉलिक्यूल्स हो। लेकिन इतना कंफर्म है जैसे जैसे एनर्जी लेवल पे जाओगे ना, मॉलिक्यूल्स की जो नंबर है वो आपका कम होता चला जाएगा। मॉलिक्यूल्स का जो नंबर होता है वो आपका क्या होता चला जाएगा, कम। नीचे सबसे ज्यादा मिलेगा, ऊपर और कम होगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा। जैसे जैसे अपर लेवल पे जाओगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होते चले जाएंगे। लेकिन एक चीज है सर, क्या चीज है, चीज ये है भाई साहब कि अगर मान लीजिए सर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं तो ये जो नीचे मॉलिक्यूल्स होंगे वो एनर्जी ले लेकर अपर लेवल पर जाते रहेंगे, अपर लेवल पर जाते रहेंगे। सर कहना क्या चाह रहे हो, जल्दी से आइए, चीजें ऊपर से जा रही है, ऊपर से नहीं जाएंगी। अब समझिए, हमें एक्चुअली निकालना रिलेटिव इंटेंसिटी। रिलेटिव इंटेंसिटी क्या होती है भाई, जो मेरी ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट में जितने मॉलिक्यूल है इसके कंपैरेटिवली अपर लेवल पर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, उनके नंबर का रेशियो ही हमारा क्या कहलाता है, रिलेटिव इंटेंसिटी कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, रिलेटिव इंटेंसिटी कहलाता है। आप कहेंगे सर एक बार फिर से बता दीजिए कैसे करना है, समझ में थोड़ा सा कम आ रहा, तो देखिए सुनिए भी। हम आपसे कहें सर रिलेटिव इंटेंसिटी क्या होती है, तो हम कहें सर रिलेटिव इंटेंसिटी जो होती है, रिलेटिव इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मान लीजिए किसी भी लेवल की मुझे रिलेटिव इंटेंसिटी निकालनी है, तो उस जेथ लेवल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं डिवाइड बाई ग्राउंड स्टेट, J = 0 पर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, उनका रेशियो ही आपका क्या कहलाता है, रिलेटिव इंटेंसिटी कहलाता है। रिलेटिव इंटेंसिटी सर इसको हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो कैलकुलेट करने का तरीका है हमारे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन। सर उससे हम करने की कोशिश करते हैं। चलिए फिर एक काम करते हैं, आगे हम उससे करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम इसका फॉर्मूला ला सकते हैं। चलिए भाई सवाल सर, अगर आपको निकालना है, क्या निकालना है सर, NJ/N0, तो इसका फॉर्मूला होता है मैक्सवेल के अकॉर्डिंग GJ (EJ/KT) डिवाइड बाई G0 (E−E0) डिवाइड बाई KT। आप कहेंगे सर ये क्या चीज है, भाई साहब ये ऐसी चीज है, अगर आपको किसी भी जेथ लेवल पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो आपको उसकी डीजनरेसी प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर उसकी एनर्जी माइनस का एनर्जी डिवाइड बाई KT, अगर आप इस फॉर्मूले को यूज करते हो तो उसका नंबर निकल आएगा। ग्राउंड स्टेट के लिए J = 0 होता है, तो मैंने J की जगह क्या रख दिया, 0 रख दिया, तो उसका नंबर बट्टे इसका नंबर, रिलेटिव इंटेंसिटी आ गई। सर इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे सर, यहां पर G क्या है मुझे ये बता दी। G एक्चुअल में डीजनरेसी होती है, डीजनरेसी क्या होती है, डीजनरेसी होती है सर जो स्पेक्ट्रम, जो हमारे पास में रोटेशनल लेवल है वो उनमें सेम एनर्जी के कितने लेवल होंगे वो उसकी डीजनरेसी को बताता है। पर डीजनरेसी अगर किसी जेथ लेवल के लिए निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2J+1। 2J+1 से आप उसकी डीजनरेसी को निकाल सकते हो, और इससे निकाल सकते हो। मान लीजिए सर G की जगह तो ये रख सकता हूं। अब मैं G0, अगर G0 के लिए डीजनरेसी निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 × 0 + 1, तो 2 × 0 तो 0 हो जाना है, वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। इसका मतलब G0 की वैल्यू तो सर 1 आ गई, बिल्कुल सही बात है। और अगर इतना पता है आपको तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आगे करते हैं। इसको हटा देता हूं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको इस तरह से करते हैं। देखो कैसे करेंगे हम,
देखिए कैसे करेंगे, कुछ इस तरह से करेंगे। देखिए हम करेंगे सर एन जे अपॉन एन नोट इज इक्वल टू जी जे, जी जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2j प्लस 1 डिवाइड बाई जी नोट की वैल्यू कितनी होगी सर 1 होगी। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बिल्कुल नहीं सर, इतना तो हम कर ही सकते हैं। बाकी ई की पावर, यहां पर अगर आप देखोगे ई की पावर माइनस ई जे अपॉन के टी है, ठीक है, यही है ना, माइनस का ई जे अपॉन के टी। यहां पर भी ई की पावर है, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं तो माइनस की वैल्यू किसमें हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, इनटू ई की पावर माइनस का ई नोट अपॉन के टी। सर इतना तो मैं कर सकता हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल नहीं। आगे सॉल्व करते हैं सर, एन जे अपॉन एन नोट इज इक्वल टू, यहां से क्या बचेगा 2j प्लस 1 डिवाइड बाई 1, करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ना। अब यहां पर एक चीज देखो भाई, जब सेम बेस है और उसके पावर होता है तो आपने ये बहुत पहले से सुना होगा सर, गुणा में घात में जुड़ जाती है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में जो पावर्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, ये आपने बचपन से पढ़ रखा होता है। तो यहां पर सर बेस मेरा सेम है तो इसकी पावर ये, इसकी पावर ये, दोनों ऐड हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी तो कैसे लिख सकते हो भाई, माइनस का ई जे अपॉन के टी प्लस, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाना, सॉरी ये वैल्यू माइनस की थी, माइनस के ऊपर जाएगी तो किसकी हो जानी है, प्लस का हो जाएगा ना, किसकी हो जाएगी वैल्यू, प्लस की हो जाएगी। तो यहां पर हो जाएगा प्लस ई नॉट अपॉन के टी, यही हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सर यहां पर भी 1 अपॉन के टी, यहां पर भी 1 अपॉन के टी, मैं बाहर ले सकता हूं कॉमन, बिल्कुल ले सकता हूं। तो ये हो जाएगा एन जे अपॉन एन नॉट बराबर 2j प्लस 1, यहां से हो जाएगा ई की पावर, मैं माइनस का 1 अपॉन के टी को ले लिया मैंने कॉमन, माइनस का 1 अपॉन के टी को अगर मैं कॉमन लूंगा तो सर यहां से क्या बचेगा, यहां से बचेगा ई जे, आपको पता है इजीली, यहां से माइनस कॉमन आ गया तो यहां पर भी क्या बचेगा, माइनस बनेगा, 1 अपॉन के टी कॉमन आ गया, बचेगा कौन, ई नॉट। आई होप इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा सर एक चीज बताओ मुझे, एक चीज बताओ मुझे, यहां पर हमने अभी भी जाना एक चीज, ये तो डीजनरेशन की बात होगी ना, ये बात होगी हमारी डीजनरेशन। अब हम एक बात और कर लेते हैं, हमें पता है सर एनर्जी अगर जेथ लेवल के लिए निकालते हैं, कल भी हमने जाना था, क्या होती है हमारे पास सर, वो होती है 2b जे जे सॉरी बी जे जे प्लस 1, सर यही तो होती है बी जे जे प्लस 1। अगर मैं जे की वैल्यू 1 कर दूं सर तो ई जीरो की वैल्यू भी हमने निकाली थी, क्या आएगी, जे की वैल्यू 0, तो 0 प्लस 0 1 हो जाएगा, 1 इंटू 0 0 हो जाना, यानी कि जे इक्वल टू 0 पे सर ई जीरो की वैल्यू भी कितनी आती है, 0 आती है। और ये हमने कई बार निकाली थी सर, कल लास्ट क्लास में हमने इस चीज को निकाल रखा था, लास्ट क्लास में हमने इस चीज को निकाल रखा था, जब जे इक्वल टू 0 होता है तो एनर्जी भी उसकी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो सर ये वाली वैल्यू को यहां पर पुट कर दीजिए, यहां पर पुट कर दीजिए, मतलब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी ना, बिल्कुल हो जाएगी, तो कर दीजिए, यहां से बचेगा हमारा एन जे अपॉन एन नॉट बराबर 2j प्लस 1 ई की पावर, यहां से ये वैल्यू 0 को तो ये तो हट जाएगी, बचा क्या हमारा सर, बचा हमारा माइनस का ई जे अपॉन के टी, माइनस का ई जे अपॉन के टी। सर ये हो गया हमारे पास एक फाइनल फॉर्मूला, ये हो गया हमारे पास एक फाइनल फॉर्मूला किसका, पॉपुलेशन रेशियो का, ठीक है ना, या फिर हम बोल सकते हैं इंटेंसिटी का। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं भाई, इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे, क्या निकाला भाई हमने, हमने निकाला सर एन जे अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू 2j प्लस 1 ई की पावर माइनस का ई जे अपॉन के टी, यही तो फॉर्मूला है, बिल्कुल यही है सर। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो क्योंकि आपको एनर्जी पता ही है, आपको एनर्जी पता है तो आप लिख सकते हो एन जे अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू 2j प्लस 1 ई की पावर, भाई ई जे इज इक्वल टू कितना होता है सर, वो होता है बी जे जे प्लस 1 होता है, बिल्कुल होता है कि नहीं होता, चूंकि ये हमको पता है तो हम लिख सकते हैं ई की पावर माइनस बी जे जे प्लस 1 अपॉन के टी, अपॉन के टी। तो सर ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास पॉपुलेशन डेंसिटी रेशियो या पॉपुलेशन रेशियो या फिर क्या बोल सकते हैं रिलेटिव इंटेंसिटी या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ भी आप बोल सकते हैं, एग्जाम में कुछ भी अगर पूछा जाता है आपको इसी तरह से निकालना होता है। तो ये क्या बताता है, किसी भी जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा है वहां पर कितनी पॉपुलेशन का आपका डिफरेंस है या फिर उसका रेशियो कितना है, वो चीज निकालता है। अच्छा सर इससे इसी के हेल्प से हम एक चीज निकालते हैं, जैसे कि मान लीजिए
अब एक क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्या क्वेश्चन आता है सर, आपने कहा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर टेम्परेचर को हम कम बढ़ती करते हैं तो हमारे मॉलिक्यूल्स ऊपर जा सकते हैं, नीचे आ सकते हैं, ये कंडीशन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो सर मुझे एक चीज बताओ, अगर मान लीजिए मैं टेम्परेचर को फिक्स कर दूं और मुझे ये पता करना हो कि किस स्टेट पर सबसे ज्यादा यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो मैं कैसे पता करूंगा सर? उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो आपको ध्यान रखना है। तो उसके लिए हम बोल सकते हैं सर, मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर हम किस तरह से निकालेंगे, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस स्टेट पर होगी, उसको हम जे मैक्स से दिखाते हैं। किससे दिखाएंगे? जे मैक्स से दिखाते हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं, आपके सिलेबस में एक्चुअल में इसका डेरिवेशन नहीं है, तो मैं इसका डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, इसलिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो जे मैक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, यानी कि मैक्सिमम पॉपुलेशन स्टेट जो होती है वो होती है जे मैक्स इक्वल टू रूट के टी अपॉन 2b माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। सर ये है हमारे पास, ये है हमारे पास इसका फॉर्मूला, जे मैक्स इक्वल टू रूट के टी अपॉन 2b माइनस का 1/2। तो यहां पर आपको पता है भाई पी क्या होता है, मैंने आपको एक चीज और बताई थी भी, आपको पहले मैं बता चुका हूं, एक टर्म होता है हमारे पास बी, जिसका आंसर आपको किस में मिलेगा? जूल में, है ना। आपको एनर्जी उसकी जूल में देखने को मिलेगी। बी बार अगर आप यूज करते हो तो उसकी एनर्जी आपको किस में देखने को मिलेगी भाई? बी बार आपको देखने को मिलता है सेंटीमीटर इनवर्स में। ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका था, ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका था, और इन दोनों में रिलेशन भी बताया था मैंने। क्या बताया था सर? बी बार एक्चुअली होता है बी अपॉन एच सी के, है ना, ये होता है। तो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बी बार एच सी, ये हो सकता है। अगर आप इसकी जगह ये लिखना चाहोगे तो आपका एक नया फॉर्मूला ये बन जाता है, जे मैक्स इज इक्वल टू रूट के टी अपॉन 2 बी, बी की जगह क्या लिख सकते हो आप? लिख सकते हो बी बार एच सी माइनस का 1/2। सर ये आपकी जे मैक्स की वैल्यू होगी। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की मैक्सिमम चीजें हम जान चुके हैं, बस एक चीज और रह गई है जिसका नाम है आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो वो इफेक्ट हमें कल वाली क्लास में पढ़ना, मतलब अगली क्लास में पढ़ना है। आज के लेक्चर में इतना काफी है, मुझे लगता है, उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, ज्यादा टफ थी नहीं। तो हमने रिलेटिव इंटेंसिटी को समझा, उसके बाद पॉपुलेशन स्टेट हमारी जो होती है उसको हमने समझा, मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ मिलेगी, बाकी आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे ये हम अगली क्लास में जानेंगे। इस क्लास को हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में नई एनर्जी के साथ। बस आपको एक काम करना है, लेक्चर को जहां तक हो सकता है वहां तक शेयर करना है, बस यही बोलना चाहता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।